दोस्तों, जेल के सभी कैदियों के साथ एक बच्चे के चेहरे को मिलाया जा रहा है क्योंकि जेल के सुप्रीडेंट की बेटी ने इस बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन मुसीबत तो यह है कि सुप्रीडेंट की बेटी की आज तक शादी नहीं हुई है और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। सुप्रीडेंट को शक है कि यह बच्चा जरूर जेल के किसी कैदी का है। इसी बीच एक गूंगे का चेहरा उस बच्चे के साथ मिल रहा था। दोस्तों, आज की यह मूवी एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन इसकी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आप इस मूवी में देखेंगे कि कैसे दो निर्दोषियों को एक झूठे मर्डर के केस में फंसाकर उन्हें उम्र कैद का सजा दिया जाता है और उन्हें अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जेल में ही सड़ना पड़ता है और आखिर में उनके साथ बहुत बुरा होता है। कहानी की शुरुआत में हम जेल के दो कैदियों के लिए दो कब्र खोदते हुए देखते हैं। वहीं पर ही एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था जो कि उन कब्र में दारू डाल रहा था। ये देखकर गड्ढा खोदने वाले दो कैदियों में से एक उस बुढ़े से पूछता है, दादाजी, क्या मरने वाले दो बुढ़े के साथ आपकी गहरी दोस्ती थी? तब वो बुढ़ा उन्हें उन दोनों की कहानी बताता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम साल 1932 में एक बार में एक चोर रे को देखते हैं जो कि छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा चलाता था। दोस्तों, इस मूवी में मैं इसे जेब कतरा कहकर पुकारूंगा क्योंकि ये एक जेब कतरा है। खैर, वो उस बार में किसी बकरे को हलाल करने के लिए यानी किसी के जेब काटने का प्लान बना रहा था। इसी बीच वो वहाँ पर शांत स्वभाव को देखता है जो कि बहुत शरीफ था और उसकी आज ही नई नई नौकरी लगी थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड बिजली के साथ अपनी नई नौकरी की खुशी में खाना खाने के लिए आया था। इसी बीच उसके कपड़े में कोल्ड ड्रिंक गिर जाता है जिसको वो साफ करने के लिए संडास जाता है। जेब कतरा दूर से उसे लूटने के लिए उसके ऊपर नजर रख रहा था। इधर संडास में शांत स्वभाव के पास और दो आदमी आकर उससे सारे पैसे छीन लेते हैं क्योंकि शांत स्वभाव ने उससे उधार लिया था। बाहर निकलते ही शांत स्वभाव को जेब कतरा भी पकड़ लेता है और उसे अपने बचपन का दोस्त कहकर उसे गले लगाता है। दरअसल इस बहाने उसने उसका खाली बटुआ मार लिया था। थोड़ी देर में उन दोनों को उस खाली बटुए के बारे में पता चलता है। अब उन दोनों के पास ही बार का बिल देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थे, इसीलिए कुछ बाउंसर उन दोनों को खींचकर बार के मालिक चपटी के पास लेकर आते हैं। शांत स्वभाव चपटी से कहता है, सर, मेरी आज ही नई नई नौकरी लगी है और सोमवार से मेरी नौकरी शुरू हो रही है। पहली तनख्वाह मिलते ही मैं आपका सारा का सारा पैसा लौटा दूंगा और साथ के साथ मैं उन पैसों का ब्याज भी दूंगा। चपटी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और शांत स्वभाव को उल्टा लटका कर गटर के पानी में डुबोने लगता है। इतना अत्याचार देखकर जेब कतरा चपटी के साथ एक सौदा करता है और कहता है, देखो चपटी, ये वाला दारू देखो, ये मैं तुम्हारे लिए पेटी भर कर ला सकता हूँ। सिर्फ मुझे एक ट्रक और पेटी उठाने के लिए एक आदमी चाहिए। दरअसल जेब कतरा और चपटी पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि जेब कतरा हमेशा से ही उसके बारे में चोरी करने के लिए आता रहता है। यहाँ पर चपटी उसकी बात मानकर शांत स्वभाव को उसके साथ दारू लाने के लिए भेज देता है। गाड़ी में पूरे रास्ते जेब कतरा शांत स्वभाव को अपनी बातों से पका रहा था। शांत स्वभाव इस वजह से उदास था क्योंकि सोमवार को उसे अपनी नौकरी में ज्वाइन होना था और एक आलीशान जिंदगी उसका इंतजार कर रहा था। सुबह होते होते वो दोनों एक गोरे लोगों के रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी गोरे लोग उन दोनों को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वो दोनों कोई इंसान नहीं बल्कि देवता हो। खैर, शांत स्वभाव रेस्टोरेंट के मालकिन से पाव मांगता है तो वो मालकिन टेबल के नीचे से एक शॉटगन निकाल लेती है और उन्हें उस रेस्टोरेंट से जल्द खिसकने के लिए कहती है। वो दोनों देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट पर लिखा हुआ था कि वहाँ पर काले लोगों की आने की और खाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए उन दोनों को भूखे पेट ही वहाँ से निकलना पड़ता है। रात होते होते वो दोनों मिसिसिपी के उस ठेके में पहुँच जाते हैं और 36 पेटी पैक दारू अपने छोटे से ट्रक में भर लेते हैं। इसी बीच पैसे देते वक्त जेब कतरे को पता चलता है कि वहाँ पर पास में ही एक क्लब है, इसीलिए जेब कतरा शांत स्वभाव को $2 देकर उसे ट्रक की रखवाली करने के लिए कहता है और खुद मजे लेने के लिए क्लब में जाता है। शांत स्वभाव को भी मजे लेना था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे क्लब में आ पहुंचता है। क्लब में एक महिला शांत स्वभाव को पैसे वाला अमीर समझकर उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसके $2 से गले तक पवा पी लेती है और शांत स्वभाव बस उसे देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ जेब कतरा बचे हुए सारे पैसों को जुए में उड़ा देता है और उसके पास चिल्लर तक नहीं बचती। तब वो अपने बाप की आखिरी निशानी उनके रोलेक्स की घड़ी को भी दाव में लगा देता है और पूरा का पूरा कंगाल हो जाता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वो जुहारी उसके साथ चीट कर रहा था, इसीलिए वो उस जुहारी के ऊपर भड़क जाता है। इधर वो जुहारी जब क्लब से बाहर निकल रहा था तभी वहाँ पर शहर के शरीफ आ पहुँचता है और कहता है, बूढ़े हो गए हो पर फिर भी गलत काम करना बंद नहीं किया। तुम्हें शहर को छोड़कर चले जाने को कहा था ना मैंने। बूढ़ा कहता है, हाँ कहा तो था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने मुझे रोक लिया। कहती है, जानू, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। जो कहकर वो शरीफ का मजाक बनाने लगता है। तब शरीफ उसके पैर पर एक डंडा मारता है। बुढ़ा भी जवाब में शरीफ के मुंह पर एक नुकीली हथियार से हमला करता है जिससे शरीफ के मुंह से खून टपकने लगता है और शरीफ उस बुढ़े का काम तमाम कर देता है। इधर क्लब में जेब कतरा शांत स्वभाव से वो $2 मांगता है जो उसने उसे दारू से भरी ट्रक की रखवाली करने के लिए दिया था। शांत स्वभाव कहता है, वो पैसे तो मैंने दे दिए, एक बेचारी लड़की को उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। खैर, अब वो दोनों अपना कटा हुआ लेकर जब उस क्लब से बाहर जा रहे थे तभी उस जुहारी का बेजान शरीर लुढ़क कर शांत स्वभाव के ऊपर आकर गिरता है जो देखकर उन दोनों की ही फटकर 464 हो जाती है। जेब कतरा उसके जेब से अपने बाप की आखिरी विरासत यानी उस रोलेक्स की घड़ी को ढूंढ रहा था। तब तक गाँव के सभी लोग आकर उन दोनों को मुर्दे के जेब में हाथ डालते हुए देख लेते हैं और उन्हें इस खून का जिम्मेदार समझकर उन्हें जेल में चक्की पीसने के लिए भेजते हैं। उसी जेल में हम उस शरीफ को देखते हैं जिसने उस मर्डर को किया था। वो इस मर्डर का पूरा जिम्मेदार जेब कतरा और शांत स्वभाव को ठहराता है और उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। जज उन दोनों की एक भी बात नहीं सुनते और उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। वो दोनों जज के सामने मदद की गुहार लगाते हैं और बताते हैं कि वो दोनों निर्दोष हैं। पीछे से दोनों निर्दोषियों को सजा होते हुए सुनकर शैतान शरीफ को बहुत मजे आते हैं। खैर, आगे उन दोनों को बाकी सारे कैदियों के साथ ट्रक में लोड करके मिसिसिपी के जेल में पहुंचाया जाता है। आज सोमवार था, यानी आज शांत स्वभाव का अपने ऑफिस में पहला दिन था। जेल का वार्डन उन सभी कैदियों को उनकी औकात समझा देते हैं और कहते हैं, अगर तुम में से कोई
जेल से भागने की कोशिश की तो फिर अंजाम क्या होगा वो बाकी सारे कैदियों से पूछ लेना। जिसके बाद उन दोनों को कैदियों के कपड़े पहनाकर उन्हें उनके पिंजरे तक पहुंचाया जाता है। इसी बीच वो दोनों वहाँ पर उसी बुढ़े को देखते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में व्हीलचेयर पर बैठा हुआ देखा था। अगले दिन उन सभी को चिलचिलाती धूप में गधों की तरह काम करवाया जाता है। शांत स्वभाव की इस गर्मी में फटी हुई थी, इसलिए वो काम छोड़कर गप्पे लड़ाने लगता है। तब वार्डन अपने साथी के साथ उसके पास आकर उसे काम करने के लिए धमकाता है। खैर दोपहर के खाना खाने के बाद जब वो सभी एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे, तभी उन्हीं में से एक कैदी नए कैदियों से पूछता है कि उनमें से क्या किसी को पढ़ना लिखना आता है। जेब कतरा दरअसल एक पढ़ा लिखा चोर था, इसलिए एक कैदी उसे अपनी चिट्ठी पढ़ने के लिए देता है जो कि उसे 4 महीने पहले किसी ने भेजा था। वो चिट्ठी दरअसल उसके पड़ोसी ने भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था कि उसके मौसी का लड़का मर गया है, चचेरी बहन और बुआ भी निकल चुकी है, ठंड की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई है और एक तूफान की वजह से उसके माता पिता भी मारे गए हैं। जो पढ़ने के बाद जेब कतरा उसकी मनहूस चिट्ठी उसे वापस दे देता है और वहाँ पर बाकी सारे लोग जो उससे चिट्ठी पढ़ाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो लोग भी अपनी अपनी चिट्ठी अपने जेब में डालकर वहाँ से खिसक लेते हैं। शाम को उन सभी को खाने के लिए ब्रेड दिया जाता है। शांत स्वभाव को जो ब्रेड मिला था वो दोनों तरफ से जला हुआ था, इसीलिए वो चम्मच से उस ब्रेड के ऊपर खचखच खचखच करता है और फूंक मारकर उसे खाने लगता है। जेब कतरा उन सभी कैदियों से उनका इंट्रोडक्शन पूछता है। बोले तो वो लोग क्या कांड करके यहाँ पर आए हैं उसके बारे में पूछता है, जिसमें एक कहता है कि उसने 13 साल की उम्र में हथौड़े से एक आदमी को मार दिया था। दूसरा कहता है कि उसने अपनी बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया था। तीसरा कहता है कि उसने अपने माँ बाप को ही जहर पिलाकर मार दिया था और चौथा कहता है कि उसने ये किया था। पांचवा कहता है कि उसने वो किया था। जो कहते कहते वो लोग उन दोनों से भी उनका क्राइम पूछते हैं। जेब कतरा उन सभी के सामने अपनी हवाबाजी करने लगता है और कहता है, हम दोनों ने कई मर्डर्स को अंजाम दिया है। बोले तो खून खराबे से हमारा रिश्ता बचपन से ही है। हम दोनों ने सिर्फ इस देश में नहीं बल्कि और भी कई सारे कंट्री में जाकर घर में घुस घुस कर दुश्मनों को मारा है। जिसके बाद वो हवाबाजी करने के लिए और भी बड़ी बड़ी फेंकता है। इसी बीच उन्हीं में से एक कालिया कहता है, शांत स्वभाव, अगर तुम वो ब्रेड नहीं खाओगे तो मुझे दे सकते हो क्या? शांत स्वभाव उसे वो ब्रेड देने के लिए हाथ बढ़ाता है। तब जेब कतरा कहता है, नहीं यार, तू ये क्या कर रहा है? आज तू उसे खाने के लिए ब्रेड देगा, कल वो तेरे से ब्रेड छीन कर खाएगा और फिर तो तुझे नौकर बना देगा। ये बात सुनकर वो कालिया भड़क जाता है और जेब कतरे को उसके साथ दो हाथ करने के लिए खुला चैलेंज लगाता है। इसके बाद कालिया के साथ जेब कतरे की लड़ाई होती है और कालिया जेब कतरे को धो देता है और उसे कंधे में लादकर उसे उसके पिंजरे तक छोड़ता है। रात को जेब कतरा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सभी के सामने फिर से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची फेंकता है। कहता है कि वो एक बहुत बड़ा क्लब खोलेगा जिसमें वो कई तरीके के देसी दारू रखेगा, जिससे पूरे गाँव की प्यास मिट जाएगी और जेल के कैदियों के लिए स्पेशल दारू रहेगा। अगले दिन शांत स्वभाव के लिए जेल में एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसके जेल से रिहा होने की सिफारिश खारिज हो गई है और उसकी गर्लफ्रेंड उसके वकील के साथ भाग गई है। ये खबर जानकर शांत स्वभाव के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आगे सभी कैदियों को दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करवाने के लिए लेकर जाया जा रहा था। तब जेब कतरा शांत स्वभाव को उसके जेल से भागने का एक प्लान बताता है। वो कहता है, देख दोस्त, ये दुनिया बहुत खुददार है, हम दोनों यहीं पर ही सड़कर मारे जाएंगे, इसीलिए हमें आज रात ही यहाँ से रफू चक्कर होना होगा। जिसके बाद रात को वो सभी कैदियों को झूठे सपने दिखाकर उन्हें सुला देता है और फिर वो दोनों जेल से भागने के लिए निकल पड़ते हैं। भागते भागते वो दोनों जंगल की गहराई में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जेल के सिक्योरिटी गार्ड भी सूंघने वाले कुत्ते लेकर उनके पीछे पड़ चुके थे और आगे जाकर वो गार्ड्स उन्हें धर दबोचते हैं। अगले दिन उन्हें सजा देने के लिए उन्हें जेल के सुप्रीडेंट के पास लाया जाता है। सुप्रीडेंट अपनी बेटी से पूछता है, बेटी बताओ इन्हें इस छोटी सी गलती के लिए क्या सजा दी जाए? जिसमें वो बच्ची कहती है, पापा आप इन्हें कालकोठरी में डाल दीजिए। सुप्रीडेंट इस फैसले पर मोहर लगा देता है और उन्हें लैट्रिन की तरह छोटे छोटे चेंबर में डाल दिया जाता है। ये सजा उन दोनों के लिए बहुत छोटी थी क्योंकि वो दोनों लैट्रिन के अंदर भी जेल से भागने का और प्लान बना रहे थे। खैर इसके बाद तड़ाक से 12 साल बीत जाते हैं और जेल में नए कैदियों को स्वागत किया जाता है। हम उन्हीं में से एक कैदी को देखते हैं जो कि गूंगा था, इसीलिए वो वार्डन के सामने अपना परिचय यानी वो क्या कांड करके यहाँ पर आया है वो नहीं बता पाता। इधर जेल के बाहर देश में जंग छिड़ा हुआ था और सभी लोग देश की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे और इधर वो दोनों जेल में अपनी आजादी का सपना देख रहे थे। इसी बीच एक दिन वो दोनों बाकी कैदियों के साथ जेल के अंदर लकड़ी पत्थर यानी बेसबॉल खेल रहे थे। गूंगा एक जोरदार शॉट मारता है जो देखकर उन्हें लगता है कि यह उससे अनजाने में लग गया होगा, इसीलिए वो लोग उसकी तरफ फिर से गेंद फेंकते हैं। लेकिन इस बार भी गूंगा का डंडा बोलता है और सभी कैदी गूंगे के इस टैलेंट को देखते हैं। इसी बीच एक दिन सुप्रीडेंट की बेटी विदेश से पढ़कर घर वापस आती है। सभी कैदी दीवार में पेंट घिसना छोड़कर उसको निहारने लगते हैं क्योंकि जब से उन्होंने इस जेल पर अपने कदम रखे थे तब से उन्होंने कोई अच्छी लड़की, बोले तो कोई सेक्सी लड़की नहीं देखा था और जेल में तो वो लोग कालिये का मुंह और उसका पिछवाड़ा देखकर ही हाथ गाड़ी चलाते थे। उन्हीं के बीच में गूंगा भी मौजूद था जिसको देखकर सुप्रीडेंट की बेटी एक बार मुस्कुराती है। इधर गूंगे की बेसबॉल खेलने की खबर जेल के साथ साथ जेल के बाहर भी आग की तरह फैल चुका था, इसलिए एक दिन एक आदमी उसके टैलेंट को जाया होने से बचाने के लिए जेल में आते हैं और कहते हैं कि वो गूंगे को जेल से रिहा करके बेसबॉल टीम में डाल सकते हैं। अगले ही दिन गूंगे के टैलेंट को सभी के सामने परखा जाता है जहाँ पर सुप्रीडेंट की बेटी भी मौजूद थी। गूंगा उसे देखकर उसके ऊपर चांस मारने लगता है और साथ ही साथ बेसबॉल को भी बड़े अच्छे से खेलता है। आगे जेब कतरा और शांत स्वभाव उस सिलेक्टर से कुछ बातचीत करते हैं और जेब कतरा कहता है, देखिए सर, गूंगा आज जो कुछ भी है सिर्फ हमारे बदौलत, क्योंकि हमने उसे कठोर ट्रेनिंग दी है, इसलिए आप उसके साथ साथ हम दोनों के ऊपर भी थोड़ा कृपा बरसाइएगा। दरअसल उन दोनों का प्लान था कि गूंगे के साथ साथ वो दोनों भी उसका कोच और मैनेजर होकर वहाँ से खिसक लेंगे। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन सुप्रीडेंट की बेटी एक बच्चे को जन्म देती है। ये खबर सुनते ही सुप्रीडेंट का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो बच्चा
बच्चा सांवला था। अगले दिन जेल के सभी काले कैदियों को लाइन में खड़ा करके उनके चेहरे को उस बच्चे के चेहरे के साथ मिलाया जाता है। हम गूंगे को देखते हैं जिसके साथ उस बच्चे का चेहरा मिलता जुलता था, यानी इस फसल के पीछे गूंगे का ही हाथ था। तभी वो सभी कैदी एक एक करके सुप्रीडेंट के सामने कहने लगते हैं कि वो बच्चा मेरा है, नहीं वो बच्चा मेरा है, नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, नहीं मेरा है। जो कहकर वो सभी सुप्रीडेंट की काफी फिरकी लेते हैं और शर्म के मारे सुप्रीडेंट अपने परिवार के साथ वहाँ से खिसक लेता है। एक दिन जेल के सभी कैदी बहुत खुश थे सिवाय एक कैदी के। जेब कतरा उसके पास जाकर उसके दुखी होने का रीजन पूछता है, जिसमें वो आदमी जेब कतरे को अपने जेल से रिहा होने की चिट्ठी देता है। दरअसल उसे जेल से रिहाई मिल गया था, लेकिन वो अपनी माँ को अपना मुंह दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है और जेल के सिक्योरिटी गार्ड उसे गोली से जान से मार डालते हैं। आगे एक दिन गूंगा अपना सामान लेकर जेल से निकल रहा था, क्योंकि बेसबॉल सिलेक्टर के सिफारिश पर उसे रिहाई मिल गई थी। ये खबर सुनकर शांत स्वभाव और जेब कतरा गुस्से में उसी सिलेक्टर के पास जाकर कहता है, तुमने हमसे कहा था कि तुम गूंगे के साथ साथ हमें भी रिहा करोगे, लेकिन ये क्या, तुमने तो सिर्फ गूंगे को निकाला। सिलेक्टर कहता है, आई ट्राइड हार्ड टू रिलीज बोथ ऑफ यू बट यू डोंट हैव एनी टैलेंट, यानी मैंने तुम दोनों को आजाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पास कोई अंदरूनी टैलेंट भी तो नहीं है ना। जिसके बाद वो गूंगे को लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर शांत स्वभाव और जेब कतरे के बीच में भी बहुत बहस होती है। जेब कतरा फिर से जेल से भागने के लिए एक प्लान बना रहा था, पर शांत स्वभाव उसके इस प्लान में शामिल नहीं होता। दरअसल उस जेल में कई महीनों से एक प्लेन पड़ा हुआ था और जेब कतरा उस प्लेन को लेकर भागने के फिराक में था। एक दिन वो उस प्लेन में बैठकर वहाँ से खिसक लेता है, पर उसे प्लेन चलाना नहीं आता था, तो वो प्लेन आगे जाकर क्रैश हो जाता है और जेब कतरे को फिर से कालकोठरी के लेटरिन में सजा देने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता है और उन दोनों को जेल में रहे हुए 40 साल बीत जाते हैं। उनके साथ आए हुए सभी कैदी भी अब धीरे धीरे बुढ़ापे की वजह से मारे गए थे और कुछ गिने चुने लोग ही जेल के अस्पताल में अपनी आखिरी की जिंदगी को काट रहे थे। लेकिन वो दोनों साले अभी तक पागल के पागल ही थे और वो अभी भी जेल से निकलने का प्लान बना रहे थे। जेल के वार्डन भी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो उन दोनों को सजा देने से पीछे नहीं हटते थे। इधर जेल के सुप्रीडेंट भी बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए जेल में एक नया सुप्रीडेंट आता है। शांत स्वभाव उसे देखते ही समझ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही शरीफ है जिसने 40 साल पहले उस जुहाड़ी को मारा था और उसी की सजा वो दोनों आज तक काट रहे हैं। इसी बीच एक दिन वो सुप्रीडेंट जब उस बूढ़े सुप्रीडेंट के साथ शिकार कर रहा था, तभी जेब कतरा उसके हाथ में अपने पिता की रोलेक्स की घड़ी को देख लेता है। वो समझ जाता है कि इसी की वजह से वो दोनों अभी तक जेल में चक्की पीस रहे हैं, इसीलिए वो दोनों उसे धर दबोचते हैं। नए सुप्रीडेंट भी उन दोनों के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि इससे अब क्या फर्क पड़ेगा, तुम दोनों की जवानी तो गई, अब बुढ़ापे में आजाद होकर भी क्या कर लोगे। बूढ़ा सुप्रीडेंट भी ये सब कुछ सुन रहा था, इसीलिए वो उस नए सुप्रीडेंट को गोली से उड़ा देता है और पुलिस इंचार्ज से कहता है कि शिकार करते वक्त गलती से गोली चलने की वजह से उसकी मौत हुई है। आगे वो जेब कतरा और शांत स्वभाव के पास जाकर उन दोनों से माफी मांगता है और कहता है, मैं तुम दोनों के 40 साल तो तुम्हें वापस नहीं कर सकता, लेकिन मैं कल ही तुम दोनों को आजाद करवा दूंगा। जो कहकर वो हल्का होने के लिए लेटरिन जाता है, पर टट्टी के साथ साथ उसकी जान भी निकल जाती है, यानी उसकी मौत हो जाती है और उन दोनों के जेल से निकलने का सपना सपना ही रह जाता है। खैर इसके बाद फिर से समय का पहिया घूमता है और वो दोनों और बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन साले उन दोनों ने अभी तक जेल से निकलने का प्लान बनाना छोड़ा नहीं था और उन दोनों के पास और एक प्लान था। एक रात जेल के अस्पताल में एक भयानक आग लग जाती है। जेब कतरा तो हॉस्पिटल से निकल चुका था, पर शांत स्वभाव आग में ही फंसा हुआ था, इसलिए जेब कतरा उसे लाने के लिए अंदर जाता है। लेकिन उन दोनों को ही पता नहीं था कि ये उन दोनों की आखिरी रात होगी, यानी वो दोनों उस आग में जलकर मारे जाते हैं। इधर कब्र खोद रहे दो कैदियों में से एक कैदी उस बूढ़े से पूछता है, अच्छा वो दोनों तो मारे गए, लेकिन उनका प्लान क्या था? वो बूढ़ा कहता है, असल में उन दोनों ने ही हॉस्पिटल में आग लगाया था और उन दोनों का प्लान था कि आग के बहाने वो दोनों फायर ब्रिगेड के गाड़ी में छुपकर वहाँ से निकल लेंगे। ये सुनकर एक कैदी पूछता है, तो फिर आपको कैसे पता चला कि उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ? तब वो बूढ़ा उन्हें कुछ भी नहीं बताता और हंसते हंसते वहाँ से निकल लेता है। आगे हम एक बेसबॉल मैच को देखते हैं जिसमें जेब कतरा और शांत स्वभाव भी मैच देखने के लिए आया हुआ था, यानी वो दोनों अभी तक नहीं मरे थे और जेल से निकलने में भी कामयाब हो गए थे। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।